ओके सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ये हमारा जो क्रैश कोर्स हो रहा है यहाँ पर आईएससी कॉमर्स का, उसका पहला वीडियो है। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप सभी सबसे कि मैंने आप सभी को इस के बारे में नहीं बताया। एक्चुअली मैंने वीडियो बना लिया था, लेकिन वो जो वीडियो है वो मैं पोस्ट अभी नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से वो पोस्ट नहीं हो पा रहा था। सो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज 1 जनवरी 2023 है। एंड आप सभी को बहुत ही खुशी के साथ हैप्पी न्यू ईयर। एंड ये साल आप सभी के लिए बहुत बढ़िया जाए, यही मैं आशा करता हूँ। एंड हम इस साल की शुरुआत जो है वो हमारे आईएससी क्लास 12 के जो कॉमर्स है उसके चैप्टर्स, उसका उसका जो क्रैश कोर्स है उसके साथ करने जा रहे हैं। एंड आप में से जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। हाँ, तो हाँ, तो मैं क्या कहना चाहता था कि आप में से जिनको नहीं पता है वो मैं उन सभी को कह देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ जनवरी 2023 से लेकर के 15 ऑफ फरवरी 2023 तक हमारा एक क्रैश कोर्स चलने वाला है। क्रैश कोर्स का मतलब कि पूरी साल की जो पढ़ाई होगी वो हम आपको यही 45 डेज में करवा के दे देंगे। ठीक है, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर, हम जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं हम उन सभी चैप्टर्स को यहाँ पर डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 जनवरी 2023 टू 15 फरवरी 2023, इन दिनों में हम अपने सारे चैप्टर्स को कवर अप करने वाले हैं। एंड उसी का आज ये फर्स्ट दिन है। तो फर्स्ट दिन में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरा आवाज़ आज ख़राब हो सकता है क्योंकि आई वॉज नॉट वेल लास्ट नाइट। तो आज जो मेरा आवाज़ है वो थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन एजुकेशन सबसे ऊपर रहेगी। सो प्लीज़ बने रहिए इसमें। एंड हम आप सभी का जो एक साल का कोर्स है वो इस 45 दिन के अंदर में करवा देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि हमारा आता है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट ये एक बहुत ही इजी सा चैप्टर है एंड आप में से मैक्सिमम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मैं स्क्रैच से ही शुरू कर रहा हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए ये हमारा एक बिजनेस है, दिस इज़ आवर बिजनेस। ठीक है, ये हमारा एक बिजनेस है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप पहले ही दिन अपना बिजनेस खोलते हैं एंड उसी दिन से चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो एकदम ग्रो करने लग जाए, वो उसमें सारी ग्रोथ आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? Is this possible that from the first day only your business will start flourishing? Is it possible? नो, ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि मैं फर्स्ट डे क्या कहूँ, बाकी जितने भी दिन होंगे उन सभी दिनों में हमारा जो बिजनेस है दैट विल बी अफेक्टेड। एंड जितने भी चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं वही सब मिल के बनाती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। सो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक बिजनेस है। अब हमने इस बिज़नेस को खोला हुआ है तो जाहिर सी बात है ये बिज़नेस एकदम आराम से नहीं चल पड़ेगा। दिस विल टेक सम टाइम एंड इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो कि इसको अफेक्ट करेंगे। मतलब ये हमारा बिजनेस है, दिस इज़ आवर बिजनेस। एंड अगर इसके फैक्टर्स को बात की जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हमारे जो सप्लायर्स होते हैं वो हो सकता है, हमारा जो कस्टमर होता है वो इसका फैक्टर हो सकता है, फिर जो हमारी गवर्नमेंट होती है दैट कैन ऑल्सो बी इट्स फैक्टर। फिर इसके बाद जो हमारे लेबर्स होते हैं या फिर जो मैं कहूँ ट्रेड यूनियन होते हैं वो सब भी हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके बाद अगर क्लाइमेट जो होता है वो भी बहुत जगह में जो वेदर होता है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस के ऊपर में एक इफ़ेक्ट डालते हैं।
तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑल दीज फैक्टर्स, इन सभी इन सभी फैक्टर्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो यही सब मिल के बनाते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब हमारे बिजनेस के ऊपर में जितने भी फैक्टर्स असर डालते हैं, चाहे वो थोड़ा सा भी डाले या फिर ज़्यादा डाले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे बिजनेस में जितने भी फैक्टर्स असर डालते हैं, उन सभी फैक्टर्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? अगर इसका डेफिनेशन के साथ हम चलें तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहता है, एक मिनट, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन है वो कहता है कि the term business environment means the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance either direct or indirect। अब ये तो पूरी बुकिश लैंग्वेज हो चुकी है, हमें इतना लैंग्वेज में नहीं समझना है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम यहाँ पे समझने के लिए जाएं तो वो हमें यहाँ पर समझ में आएगा। एंड वो ये है कि अगर हम कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ऊपर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल डालते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ही कंट्रोल डाल दे या फिर बहुत कम कंट्रोल डाले। कोई कोई फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एंड कोई कोई फैक्टर्स बहुत कम अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कम का बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि क्या वो फैक्टर्स हमारे बिजनेस के ऊपर में अफेक्ट डाल रहे हैं या फिर नहीं डाल रहे हैं। तो अगर वो डाल रहे हैं, इफ़ द फैक्टर्स आर अफेक्टिंग आवर बिजनेस, सो उन सभी फैक्टर्स का जो सम टोटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब अगर ये हमारा बिजनेस है तो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस किस एनवायरनमेंट में, किस सराउंडिंग्स में रह रहा है, वही उसका बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। एंड ये बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस के ऊपर में अफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है तो मेरा यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर्स हो सकता है? सप्लायर हो सकता है कि अगर मेरा पेपर सप्लायर मुझे ठीक टाइम पे जो पेपर है वो ना दे तो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ सकता है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स को ही हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारे जो नोटबुक हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर नहीं लेगी। फिर इसके बाद आता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे डालती है? गवर्नमेंट इस तरीके से डालती है कि अगर हमने गवर्नमेंट का टैक्स नहीं पे किया या फिर हमने टैक्स इवेजन या फिर टैक्स की चोरी की, so in that case the government can come to our house and are legally advised to raid our house। so वैसे केसेस में अगर वैसा कुछ हो गया तो कंपनी का जो कंपनी का गुडविल है उसके ऊपर में अफेक्ट पड़ेगा। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा जो फैक्टर्स होता है वो है वेदर। फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, मेरे जितने भी चीज़ें हैं, मेरे सारे मशीन सब भीग गए, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमारे बिजनेस के ऊपर में अफेक्ट डाल रहे हैं। इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट ना करता हो सकता है कि थोड़ा सा अफेक्ट करता हो या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता हो, लेकिन अफेक्ट ज़रूर करता है। तो ये सभी फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं यही सब मिल के बनाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है दैट इज़ अ सम टोटल। मैं अगर इनको मिला दूं, फिर मैं इसको मिला दूं, फिर मैं इसको मिला दूं, फिर मैं इसको मिला दूं, तो हमारा जो बिजनेस है उसका बिजनेस एनवायरनमेंट मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल मतलब होता है कि हमारा जो बिजनेस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं एंड किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब मैं इसका डेफिनेशन पे आता हूँ। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन पे आऊँ तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल
of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance either direct or indirect. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है उन सभी चीज़ों का सम टोटल जो कि बिजनेस के बाहर है, लेकिन वो बिजनेस के बाहर होके भी बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर में अफेक्ट डाल सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब हमारे बिजनेस के बाहर में जो जो लोग हमारे बिजनेस के ऊपर में अफेक्ट डाल सकते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली डाले या फिर डायरेक्टली डाले या फिर छोटा डाले या फिर बेसी डाले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस अफेक्ट डालने चाहिए। सो दीज ऑल मेकअप आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन हो सकता है? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि कोई एक आदमी है जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे अफेक्ट डाल रहा है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि अफेक्ट डाल रहा है, या फिर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। एंड इन सबको जब मिला दिया जाता है तो उस टाइम पे हमारा बनता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स एक कंपनी के बाहर में होते हैं एंड कंपनी का इनके ऊपर में कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहला यहाँ पे है वो है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हो सकता है कि आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हो, मतलब आपके इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो फैक्टर्स हैं, आपके सोशल फैक्टर्स आते हो, आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हो, या फिर और भी फैक्टर्स हो सकता है। फिर इसके बाद आता है the organization must be aware of the external forces and institutions and must be dynamic to adapt itself to the changing external environment। मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यह मालूम होना चाहिए कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हमारे बिजनेस के बाहर में हैं एंड ये फैक्टर्स हमारे ऊपर अफेक्ट डाल सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में कोई खतरा है या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, एंड मस्ट बी डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको समय के साथ बदलते रहना चाहिए, उसको एक ही जगह पे अटक के नहीं रहना चाहिए। हमारा जो बिजनेस है दैट शुड बी डायनेमिक, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, वो समय के साथ बहुत ज़्यादा चेंज करता है। तो इसीलिए जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा बिजनेस है उसके ऊपर में फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके साथ ही साथ हमें भी अपने पॉलिसीज़ को चेंज करना होगा, हमें भी डायनेमिक होना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट गोल्स एंड फॉर्मुलेट प्लान्स एंड प्रोसीड्योर्स बेस्ड ऑन द चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड जितने भी यहाँ पर हमारे बिजनेस में जो एनवायरनमेंट चेंजेस होते हैं उसके लिए हमें प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो ये सिंपल मतलब होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को मैंने यहाँ पर समझा दिया है कि यहाँ पर उसका मतलब क्या होता है, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो आता है वो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा। एंड दैट इज़ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर्स होता है वो है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो किसी एक फैक्टर या फिर दो फैक्टर से बन के नहीं बना होता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन फैक्टर और टू फैक्टर्स, बल्कि इसमें सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि एक बिजनेस के बाहर में होते हैं एंड वो बिजनेस के ऊपर में अफेक्ट डालते हैं।
Business environment does not constitute only one or two factors, but it constitutes multiple factors which are in the business and which can affect the working of the business organization. फिर इसके बाद जो हमारा होता है वह स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में, जैसा हमने बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट में डायरेक्ट कंट्रोल भी हमारे बिजनेस के ऊपर में होता है एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हमारे बिजनेस के ऊपर में होता है. तो उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारा स्पेसिफिक फैक्टर्स है वो भी होता है एंड जो जनरल फैक्टर्स है वो भी होता है. अब स्पेसिफिक फैक्टर्स मतलब कि इनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे कंपनी के ऊपर में. दीज आर द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स. इनका सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर में अफेक्ट पड़ता है. एंड ये क्या होते हैं? इनमें आता है इन्वेस्टर्स, कंपिटिटर्स, कस्टमर्स, मतलब जो कि बिजनेस फर्म को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे कस्टमर्स जो हैं वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है, सो इन दैट केस दे विल नॉट बाय आवर प्रोडक्ट. तो बिजनेस में कस्टमर्स का जो अफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली पड़ता है. एंड ये जो डायरेक्टली पड़ता है इसी के लिए हम इन सभी फैक्टर्स को बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स. एंड इसके बाद होता है जनरल फैक्टर्स, मतलब ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं बट ये उतना ज़्यादा एंड उतना जल्दी नहीं करते हैं जितना जल्दी ये करते हैं. जैसे अगर हमारा कस्टमर है, अगर हमारा कस्टमर हमारा सामान खरीदना बंद कर दे तो हमारा धंधा पहले दिन से ही चौपट हो जाएगा. लेकिन ये सारे फैक्टर्स में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो इतनी जल्दी हमारे ऊपर में असर नहीं होगा. एंड क्या क्या है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल. मतलब अगर कभी भी सोसाइटी में चेंज आता है या फिर देश के पॉलिटिक्स में चेंज आता है या फिर देश के इकोनॉमी में चेंज आता है या फिर देश के लीगल सिस्टम में चेंज आता है, सो इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल दैट आवर बिजनेस एनवायरनमेंट विल बी अफेक्टेड. बट वो इतना ज़्यादा अफेक्ट इस केस में नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट कि वो जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर में अफेक्ट करे, लेकिन इतना जल्दी जो अफेक्ट है वो यहाँ पर नहीं होता है. सो सबसे हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या सीखा कि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस दोनों यहाँ पर होते हैं. मतलब स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं एंड जनरल फोर्सेस भी यहाँ पर होते हैं. फिर है इंटर रिलेटेडनेस. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो सभी एक दूसरे से इंटैक्ट है. मतलब वो सभी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं. कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है किसी के साथ. नोबडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. ऑल द फैक्टर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. अगर एक फैक्टर में भी चेंज आता है तो बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आएगा. जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंपनी है एंड ये है हमारा कंपनी का एक कस्टमर जिसका हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं एस. ठीक है. एंड ये है हमारा एक कंपटीटर. ठीक है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरा कंपनी का नाम है ए लिमिटेड तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बी लिमिटेड. तो दो कंपनीज हैं, एक का नाम है ए लिमिटेड एंड एक का नाम है बी लिमिटेड. अब एस जो है वो अभी मेरा कस्टमर है. क्यों मेरा कस्टमर है? क्योंकि मैं जो इसे सामान है, फॉर एग्जांपल मैं क्या बेच सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं इसे एक नोटबुक बेचता हूँ जो कि मैं इसे 50 रुपीज़ में दे रहा हूँ एंड ये मेरे से खरीद रहा है. ओके. बट ये जो बी लिमिटेड कंपनी है ये भी मेरी ही जैसी है, इसीलिए हमने इसको कंपटीटर कहा है. एंड ये भी नोटबुक्स बनाती है, लेकिन क्योंकि ये अभी नई है तो इसको उतना ज़्यादा मास प्रोडक्शन के बारे में नहीं मालूम है. फिर भी ये कस्टमर्स को लुभाने के लिए क्या कर रही है कि ये जो नोटबुक मैं बेचता हूँ वैसी ही नोटबुक ये 45 रुपीज़ में बेच दे रही है.
अब आप मुझे सिंपली बताइए कि अगर एक रैशनल कस्टमर होगा तो वो किसके पास जाएगा? एक रैशनल कस्टमर किसके पास जाएगा? बहुत माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला आज बैठा हुआ है। तो जो हमारा रैशनल कस्टमर है, वो ऑब्वियसली जब ये देखेगा कि यहाँ पर दाम कम हो चुका है तो वो यहाँ पे चला जाएगा, वो मेरे पास नहीं रहेगा। तो इससे जो है होगा क्या, इससे जो हमारा एक कस्टमर कम हो जाएगा तो हमारा जो रेवेन्यू है वो गिर जाएगा। सो ये जो हमारा कंपटीटर आया, इसने जैसे ही मार्केट में आके अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, एट द सेम टाइम हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आया, एंड वो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। एंड क्या इफेक्ट आया कि जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर गया। ये अफेक्ट यहाँ पे आता है। अब मैं फिर से यही एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो चेंजेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से यही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा चेंजेस है जो कि यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। अब मान के चलिए, एक मिनट, अब मान के चलिए हमारा जो बिजनेस है, हमारा कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, एंड हमारा जो दूसरा कंपटीटर है उसका नाम है बी लिमिटेड। अब मैं यहाँ पे नोटबुक 50 रुपये की बेच रहा हूँ, एंड ये जो मेरा कस्टमर है ये मुझसे नोटबुक खरीद रहा है, ही इज़ बाइंग द नोटबुक फ्रॉम अस। बट मेरा कुछ कंडीशंस हो जाता है, मार्केट में जब इन्फ्लेशन आ जाता है तो मेरा ना चाहते हुए भी ये जो चीज़ है ये 60 रुपीज़ का हो जाता है, एंड ये अब अभी भी उसी चीज़ को 45 में ही बेच रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, मैं 15 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ उसी चीज़ के लिए। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो हमारा कस्टमर है ये यहाँ पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये कंपटीटर बोलेगा कि भाई तेरा कस्टमर तेरे पास तो आ नहीं रहा है तो मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब जब कस्टमर को ये लगता है कि मुझे वहाँ पर कुछ सस्ता मिल रहा है तो वो वहाँ पे चला जाता है, वो कभी भी आपके पास बैठा हुआ नहीं रहेगा। तो इससे हमारे बिजनेस के ऊपर में बहुत ज़्यादा एंड एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कस्टमर जो है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ अ डायरेक्ट फैक्टर। एक मिनट यहाँ पे कुछ ग्लिच हो गया है। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा वेट कीजिएगा, कुछ ग्लिच हो गया यहाँ पे। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। वो कुछ ग्लिच हो चुका था जिसकी वजह से यहाँ पे हो चुका था। तो हमने यहाँ पर हमारे 3 फैक्टर्स देख लिए हैं। अब एक मिनट, अब ये जो हमारा 3 फैक्टर्स हमारे हो चुके हैं, अब 3 फैक्टर्स के बाद जो हमारा चौथा फैक्टर आता है वो है डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है कि जो कि समय के साथ चेंज करता रहता है, अ थिंग विच चेंजेस ओवर टाइम। तो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वक्त बदलता है, तो वैसे ही वक्त के साथ साथ हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी बदलता है। जैसे मैंने वहाँ पर दिखाया कि मैं 50 रुपये में नोटबुक बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन मेरा कंपटीटर आ गया, उससे मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट हुआ। तो पहले मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट मुझे फेवर कर रहा था। क्यों फेवर कर रहा था? इसलिए फेवर कर रहा था क्योंकि मैं 50 रुपये में बेच के प्रॉफिट अर्न कर रहा था। लेकिन अब जो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो मुझे फेवर नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज मेरा कंपटीटर जो है वो मार्केट में आ चुका है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, वो समय के साथ साथ हमेशा ही चेंज करता रहता है। एंड इसीलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट को बोलते हैं डायनेमिक। मतलब ये समय के साथ साथ बदलता रहता है, आज अगर ऐसा है तो कल वैसा रहेगा। इसीलिए हमें हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ चलना होता है।
फिर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारा फैक्टर्स है वो सर्टेन नहीं है। मतलब देयर इज नो गारंटी कि आज ऐसा होगा तो कल वैसा होगा। मतलब कुछ यहाँ पे ठीक नहीं है। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा चेंजेस होता है कि आप कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं अगर आज 50 रुपये में नोटबुक बेच रहा हूँ तो मैं अगले 10 साल तक नोटबुक बेचते जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। हो सकता है कि आज मैं 50 रुपये की नोटबुक बेच रहा हूँ, कल मेरी एक भी नोटबुक ना बिके। जैसे जैसे जो जियो के साथ हुआ था, जब एयरटेल एंड वोडाफोन जब 251 1 GB के लिए चार्ज करते थे तो उन्होंने यही सोचा था कि यही चलता जाएगा एंड हमारा मोटा मोटा प्रॉफिट जो है वो आता रहेगा। लेकिन हुआ नहीं। जियो मार्केट में आ गया एंड उनको भी अपना दाम घटाना पड़ा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं बीइंग अ बिजनेसमैन कि मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट अगले 20-25 सालों के लिए ऐसा ही रहेगा। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड उसके बाद होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कम्प्लेक्स होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। मतलब मैं इतना जल्दी नहीं समझ पाऊंगा। यहाँ पे तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ एंड मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूँ इसीलिए। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करूँ, सो इन दैट प्रैक्टिकल वर्ल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक से समझना एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में प्रेडिक्शंस करना, दैट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स थिंग। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आपका रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका कोई कंपटीटर मार्केट में आ रहा है? एंड अगर आ भी रहा है तो वो कैसे अपना दाम रखने वाला है? आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि आप कस्टमर्स को ये आपका सामान पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आपको मार्केट में रिसर्च करना होगा एंड ये रिसर्च करना, ये अपने कंपटीटर के बारे में जानना, ये आसान नहीं होता है। दिस इज़ नॉट ईजी। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को जो का स्टडी जो होता है दैट इज़ नॉट ईजी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एंड इसके बाद जो होता है वो है हमारा अगला एंड लास्ट पॉइंट जो कि है रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिविटी का मतलब होता है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। वो समय के साथ साथ एंड जगह के साथ साथ भी चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल जो कि आपके बुक में भी होगा वो है साड़ी का मार्केट। मैं अगर साड़ी के मार्केट के बारे में बात करूं तो साड़ी का मार्केट इंडिया में फेवरेबल है, लेकिन क्या वो जापान में फेवरेबल है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग किमोनो पहनते हैं। तो जो हमारा साड़ी का मार्केट है दैट हैज़ अ फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया, बट दैट डज नॉट हैव अ फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट इन जापान। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो जगह के साथ साथ भी चेंज करता है। एक जगह पे किसी चीज़ का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो दूसरे जगह पे उसका बिजनेस एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? वाई इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो यहाँ पे होता है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है? पहले आओ पहले पाओ। मतलब पहले जो आएगा उसी को पहले मिलेगा। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर मैंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लिया, इफ़ आई स्टडी माई बिजनेस एनवायरनमेंट विद ऑल डेडिकेशन एंड ऑल, मतलब मैं अगर सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेता हूँ तो मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। मतलब मुझे ये मिल जाएगा कि मुझे आखिरकार करना क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आजकल मार्केट में इतना कंपटीशन है कि अगर आप कुछ नया चीज़ें नहीं कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू, देन इट इज़ वेरी एंड इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर यू टू सर्वाइव इन दैट मार्केट। क्योंकि अगर आप कोई नई चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इन दैट केस अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना या फिर आपको मार्केट में एक बिजनेस
आइकॉन बनना है तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, यू विल हैव टू टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑफ समथिंग। मतलब आपको बिजनेस में ये डिटेक्ट करना होगा कि कहाँ पे एक ऐसी नई चीज़ हो सकती है जिसमें कि मैं अपना हाथ आजमा सकता हूँ एंड वहाँ पर मेरा सक्सेस होगा ही होगा। एंड ये कैसे मालूम चलेगा कि मेरा कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें मेरे को फ़ायदा होगा, तो वो मालूम चलेगा बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी से। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो आज से 2 साल पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैंने भी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया था। एंड वो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था कि यूट्यूब पे आईएससी बोर्ड को डेडिकेटेड कोई भी ऐसा एक चैनल नहीं था जो कि आईएससी बोर्ड को लेके पढ़ाता हो। तो मैंने इसी को देख करके अपना सबसे पहले ये शुरू किया कि मैं एक आईएससी बोर्ड को डेडिकेट करके एक जो हमारा चैनल है मैं वो खोलूँगा एंड वहाँ पर हम आईएससी बोर्ड के जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो पोस्ट करेंगे। एंड वो वीडियोस काफ़ी चली भी, बट बहुत रीजंस की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट येस, आई गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि मार्केट में आप कुछ ऐसा कीजिए जो कि किसी ने भी अभी तक नहीं किया है एंड उसको लेकर के आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज कब मिलेगा, जब आप अपने बिजनेस को अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब हम जैसा कि जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो थ्रेट्स है वो आता ही रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ फुल ऑफ थ्रेट्स। वहाँ पे कोई ठीक नहीं है कि मेरे बिजनेस में आगे चल के क्या ये हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन माई बिजनेस और इन माई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थ्रेट्स को रोकना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ पे खतरे हैं मैं उनको रोकना चाहता हूँ, सो इन दैट केस आई विल हैव टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को जब मैं ठीक से पढ़ लूँगा तो उस टाइम पे मुझे ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा चीज़ मेरे लिए नुकसानदायक है एंड उस चीज़ से मेरे को कैसे बचना है। जैसे अगर एयरटेल एंड वोडाफोन ने अगर पहले से कुछ अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की होती तो उन्हें मालूम चल जाता कि जियो जैसी एक कंपनी मार्केट में लॉन्च हो रही है एंड वो हमारा सारा पैसा लेकर भाग जाएगी। बट उन्होंने वो नहीं किया। तो इसीलिए जब जियो आया सो ऑल दी अदर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज वर अंडर लॉस। एंड वो क्यों था, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक से स्टडी नहीं किया था, जिनकी वजह से उन्हें थ्रेट्स और कोई भी अर्ली वार्निंग सिग्नल नहीं मिल पाया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं तो उससे हमें ये मालूम चल जाता है कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से थ्रेट्स हैं एंड कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनके ऊपर में हमको काम करना ज़रूरी हो जाता है। फिर है इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। ये क्या कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर एटसेट्रा। बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्राइज कैन डिजाइन पॉलिसीज टू एक्वायर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट दैट एनवायरनमेंट डिजायर्स। अब हम इकोनॉमिक्स में एक चीज़ पढ़ते हैं वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि उनसे हमारा सबसे ज़्यादा काम भी हो जाए एंड उनसे जो हमारा उनका जो वेस्टेज है वो भी सबसे कम हो। मतलब वी मस्ट यूज़ द थिंग्स इन सच अ वे कि हमारा जो बिजनेस है उसका सारा काम भी हो जाए एंड एट द सेम टाइम रिसोर्सेज वेस्ट भी ना हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स है, वो बहुत कम है, कोई भी रिसोर्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सूझबूझ के साथ उन रिसोर्सेज को यूज़ करें एंड सूझबूझ के साथ रिसोर्सेज को यूज़ करने में कौन हेल्प करता है? उसमें हेल्प करता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक से स्टडी कर लेते हैं तो हमें यह मालूम चल जाता है कि हमें किस रिसोर्स को कितना क्वांटिटी में यूज़ करना है, कब करना है, कैसे करना है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
इससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जैसे बोलता हूँ, जो प्रोफेशनल शेफ़ होते हैं एंड जो नॉर्मल जो कि पहली बार खाना पकाने जाते हैं, अब आप देखेंगे कि जो पहली बार खाना पकाने जाते हैं उनके हाथ से बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। क्यों वेस्टेज होता है? क्योंकि उन्होंने वो ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप दूसरे किसी शेफ़ के पास जाएँ तो उसके पास मिनिमम वेस्टेज होती है। वो लोग वेस्ट बहुत ही कम करते हैं, मतलब नेग्लिजिबल वेस्टेज वहाँ पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अपने जो टेक्निक्स हैं उनको उस तरीके से स्टडी किया हुआ है कि उनका जो रिसोर्स है वो कम से कम इस्तेमाल होता है। एंड इसी की वजह से जो हमारा वेस्टेज है वो कम होता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, सो दैट विल हेल्प अस इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को साथ में रखने में वो हमारा हेल्प करेगा। फिर इसके बाद क्या होता है? इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस का मतलब क्या होता है? रैपिड चेंजेस का मतलब ये होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ नॉट स्टेबल, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो समय के साथ साथ चेंज करता रहता है। एंड आजकल ये बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा है। 1 साल 2 साल में चेंज करना तो छोड़िए, ये 1-2 महीने में या फिर 1-2 हफ्ते में ही चेंज हो जा रहा है। So in that case, it is very important that we need to study the business environment, क्योंकि अगर हम उन changes के साथ नहीं बनते हैं तो it will be very difficult for our business to survive. So it is very important that we use our business environment in the best possible way. तो अगर हम अपने business environment को अच्छे से study कर लेते हैं तो हमारे कंपनी में जो जो चेंजेस होते हैं, जो वॉट एवर चेंजेस इज अक्वायरिंग इन आवर बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। इट हेल्प्स अस इन कोपिंग विद द चेंजेस, क्योंकि अगर चेंजेस के साथ नहीं कोप करेंगे, बहती गंगा में अगर नहीं हाथ धोएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद होता है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए इसमें सब पॉइंट लगभग में एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बट ये क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो आपको इतना नहीं लिखना है, 4 से 5 पॉइंट लिख दीजिएगा और उसमें एक एक लाइन करके समझा दीजिएगा। तो जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मतलब हम जैसे कि जानते हैं कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक जैसा नहीं है, वो समय के साथ साथ चेंज करता रहता है। तो हमें समय के साथ साथ जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाना पड़ेगा। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि कोविड के टाइम पे जिस तरीके से हमारे घरों में होम डिलीवरी हुआ करती थी या फिर उस टाइम पे जैसा ऑनलाइन बिजनेस का रूल हुआ करता था, क्या आज वो रूल एप्लीकेबल होगा? आज वो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज हम अभी कोविड से बाहर निकल चुके हैं। तो समय के साथ साथ जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो चेंज करता है एंड हमें भी उस चेंजेस के साथ कोप अप करते रहना होगा। एंड वही कोप अप करते रहने के लिए हमें प्लान्स बनाना है। एंड वो प्लान्स कब बनेगा? जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक से स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो होता है वो इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक से स्टडी कर लेते हैं तो उसमें आप अपना कंपनी जो है वो कंपनी का जितना भी परफॉर्मेंस है आप उन सभी परफॉर्मेंसेस को आप उन सभी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये लगता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अच्छे से नहीं हमें फेवर कर रहा है तो हम अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को ये लगता है कि मैं एक नोटबुक बनाता हूँ जो कि 400 पेज का है, एक नोटबुक बनाता हूँ जो कि 250 पेज का है, लेकिन जो 250 पेज का नोटबुक है वो मार्केट में उतना ज़्यादा नहीं चलता है, तो मुझे 400 पेज वाला बनाना पड़ेगा। तो ये 400 पेज को बनाने के लिए मुझे अलग से पॉलिसीज़ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो उनके पॉलिसीज़ भी अलग होंगे। एंड जब मैं वो बना लूँगा तो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाएगा। क्यों? इसलिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि मेरे कस्टमर को 400 पेज का नोटबुक चाहिए, उसे 500-600 पेज का नोटबुक नहीं या फिर 250 पेज का भी नोटबुक नहीं चाहिए, उसे 400 पेज का नोटबुक चाहिए। एंड 400 पेज का नोटबुक जब मैं उसे दे दूंगा तो उससे जो मेरा परफॉर्मेंस है वो भी मार्केट में इम्प्रूव होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टडी द
बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी केयरफुली। सो एक छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं। आज मैं यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है एंड फर्स्ट डे पे मैं इसको और ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ। बट मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे जैसे हमारे दिन दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे जो हमारा कोर्स है वो भी ज़्यादा होगा एंड समय के साथ साथ हम अपने कोर्सेज को भी ज़्यादा लंबा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स है, इसमें आप नॉर्मल दिनों की तरह नहीं पढ़ सकते हैं। यू कैन नॉट स्टडी एज एनी नॉर्मल डे यू आर बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड आपने एक साल की पढ़ाई अगर भाई 45 दिन में करनी है तो जोर भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना। इसीलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल मतलब होता है कि हमारे बिजनेस के चारों तरफ जो भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस के ऊपर में असर डालते हैं, या तो डायरेक्टली डालते होंगे या फिर इनडायरेक्टली डालते होंगे, थोड़ा डालते होंगे या फिर कम डालते होंगे, लेकिन डालते तो होंगे। तो उन सभी फैक्टर्स को जो सम टोटल होता है उनको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो जो भी फैक्टर्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं उन सबको मिला के जब एक साथ कर दिया जाता है तो वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। फिर इसके बाद होता है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। की बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स क्या है? तो सबसे पहला यही है कि इसमें एक फैक्टर नहीं होता है बल्कि बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं, जो कि सारे फैक्टर्स का ये सम टोटल होता है। फिर इसमें कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट एंड बहुत जल्दी इफेक्ट डालते हैं। एंड कुछ जनरल भी होते हैं जो कि उतनी जल्दी एंड उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं। फिर है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ इंटर कनेक्टेड है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ जुड़ के बना होता है। फिर है डायनेमिक, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट समय के साथ साथ चेंज करता है। अनसर्टेनिटी, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता है, वो समय के साथ साथ मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हमारा बिजनेस आज अगर अच्छा चल रहा है तो वो अगले 10 साल भी वैसा ही चलता रहेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये वेरी करता है। एंड इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंस है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। की बिजनेस एनवायरनमेंट ही हमें बताता है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल सकता है एंड उसी के हिसाब से हम अपना बिजनेस के प्लान्स जो हैं उनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसमें हमें वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि भाई यहाँ पे खतरा है, इसको मत करो, कुछ और करो। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो यहाँ पे होता है एंड जो रैपिड चेंजेस होता है वो रैपिड चेंजेस भी हम यहाँ पे इनको कोप अप कर सकते हैं। फिर है हमें यहाँ पे प्लान्स एंड पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है एंड उन प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को अगर हम ठीक से इम्प्लीमेंट करें तो हम अपने जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये हमारा आज का लेक्चर था एंड आज के लेक्चर में जो मैं उसके एंड में जो कि आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमने आप सभी के लिए एक बुक बनाई हुई है जो कि बेसिकली आपका जो जितना भी आपके यहाँ आपका जो कॉमर्स जो सिलेबस है आईएससी क्लास 12 का, उसी सिलेबस के ऊपर में ये यहाँ पर बनाई गई है एंड इसमें जो है आपके कॉमर्स के जितने भी एंड इसमें जो है आपके कॉमर्स का जितना भी नोट्स आपको लगेगा वो सारे के सारे नोट्स इसमें हैं एंड इसका प्राइस जो कि हमने रखा हुआ है वो है 225 रुपीज़। मतलब 225 रुपीज़ में आप अपने आईएससी कॉमर्स की पढ़ाई बेसिक से लेकर के प्रो लेवल तक का सब कुछ इसके साथ कर सकते हैं। तो अगर आप इस बुक में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे में एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए एंड हम उसके बाद आपके साथ मतलब जो आपके साथ हम लोग बातचीत करके इसको आपके घर में डिलीवर करवा देंगे। एंड येस 225 इज़ द प्राइस ऑफ दैट बुक। इसके साथ साथ आपको अलग से डिलीवरी चार्जेस भी देना होगा। सो टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्स। बाय बाय एंड जय हिंद। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।